हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने में एक कविता डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये कविता सीबीएसई के क्लास 8th के बच्चों के लिए है। उनकी जो किताब है हिंदी की किताब वसंत, उसका ये 8वां चैप्टर है। तो जैसा कि मैंने नाम बताया, कविता का टाइटल है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो पहले मैं थोड़ा सा इस कविता की जो कवयित्री हैं श्रीमती जया जादवानी जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जया जादवानी जी युवा पीढ़ी की कवयित्री हैं। इनका जन्म 1959 में शहडोल जिला में मध्य प्रदेश में हुआ है और इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास, कविता, कहानियाँ वगैरह लिखी हैं। इनकी कविताओं में जिनकी चर्चा ज़्यादा हुई है उसमें से कुछ के नाम हैं मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, उठाता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। इनके जो उपन्यास रहे हैं उनमें से जो बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है तत्वमसीह, कुछ न कुछ छू जाता है, मिठो पानी खारो पानी। इन्होंने वैसे तो महिलाओं के विषय पर, सामाजिक स्थिति पर कविताएं लिखी हैं और महिलाओं के उत्थान की बात की है, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने की बात की है। अब जैसे इनकी जो कहानियां हैं उसमें से कुछ के नाम हैं मुझे ही होना है बार बार, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर हल लिए हुए। तो इसमें ज़रूर ही किसान की मनोव्यथा के बारे में इन्होंने बताया होगा। वैसे जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और लिटरेचर में रुचि रखते हैं तो उनके लिए मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक यूट्यूब लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें इस कवित्री जिनका नाम है जया जादवानी, उनके खुद के स्वरों में गाई हुई एक कविता है क्षमा करो ओ पिताओं। तो उसका मैं लिंक ज़रूर शेयर करूंगा और मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप उसे ज़रूर सुनें। इन्हें कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, जैसे इन्हें मुक्तिबोध सम्मान मिल चुका है, इन्हें छत्तीसगढ़ का हिंदी अकादमी सम्मान भी मिल चुका है। तो ठीक है, अब हम लोग इनकी ये कविता डिस्कस करते हैं जो है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आपको क्या लगता है ये सुनकर कि ये कविता किस चीज़ के बारे में है? अगर इसका नाम होता यह सबसे कठिन समय है तो ये सुनकर लोगों के मन में घबराहट हो सकती थी कि अरे बाप रे, ये कौन सा मुश्किल समय है, क्या दिक्कत की बात आ गई। लेकिन गौर करने की बात है कि इस कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिव अप्रोच की बात की गई है, लोगों को आशावादी होने की बात की गई है, लोगों को हौसला बनाए रखने की बात की गई है और कहीं ना कहीं इसमें उम्मीद जताने की कोशिश की गई है कि अभी भी कई चीज़ें हैं, कई सारे रास्ते हैं जिसके जरिए वर्तमान समय में जो कठिनाई है, जो मुश्किल है, उससे उबरा जा सकता है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस कविता में समस्याओं से लड़ने की बात कही गई है, मुश्किलों से उबरने की बात की गई है। तो ठीक है, मैं इनकी ये कविता पढ़ता हूँ। जैसे इनके लाइन्स हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो आप इसका मतलब थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि ये कठिन समय नहीं है। क्यों? अगर ये बिल्कुल ही कठिन समय होता तो चिड़िया हार मान चुकी होती, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चिड़िया ने हार माना नहीं है। चिड़िया की चोंच में अभी भी एक तिनका है और वो तिनका जोर करके घोंसला बनाने की तैयारी में है, वह उड़ने की तैयारी में है, उसने अभी हार नहीं माना है। तो कवयित्री जया जादवानी जी ने इस कविता में कई सारे प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया है और उसके जरिए उन्होंने लोगों को आशावादी रहने की बात की है, हिम्मत नहीं हारने की बात कही है। आगे वो कहती हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो इन्होंने क्या लिखा है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अगर पेड़ से कहीं पर कोई पत्ती झड़ने वाली है
तो उसे अपने हाथ में थामने के लिए कहीं न कहीं कोई बच्चा बैठा है, कोई बूढ़ा बैठा है, कोई युवक या कोई लड़की बैठी है, जिसे उस पेड़ की पत्ती से प्यार है और वो सोच रही है कि अगर ये पत्ता गिरता है तो मैं इसे ज़मीन पर नहीं गिरने दूँगा, अपने हाथ में थाम लूँगा। आगे उन्होंने रेलगाड़ी को भी अपने प्रतीक चिन्हों के तौर पर इसमें इस्तेमाल किया है, जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि अब कोई ट्रेन नहीं आने वाली है और अब आपको आपकी मंजिल डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए कोई रेलगाड़ी या कोई साधन नहीं मिलने वाला। वो कहती हैं कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। मतलब अभी भी कुछ न कुछ साधन आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकते हैं, आपकी सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है आपके चलने की, ज़रूरत है ट्रेन को पकड़ने की। आगे वो कहती हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात कही गई है कि अक्सर लोग दिन भर में काम करके थक जाते हैं और वो घर लौटते हैं। तो घर का जो भी आदमी घर के बाहर काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है घर को चलाने के लिए, तो उसकी उम्मीद में, उसकी आशा में कोई न कोई उसके घर पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहा होता है। ये उम्मीद करने वाले, ये आशा करने वाले लोग उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके बूढ़े माँ पिता हो सकते हैं, या उसकी सहधर्मिणी, उसकी वाइफ हो सकती हैं, उसकी मिसेज हो सकती हैं, जो अपने बच्चों के साथ में इंतज़ार कर रही होंगी कि हाँ अभी अभी वो बाहर से काम करने के लिए आएंगे, वो थक गए होंगे, तो मैं उनके लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा करूँगी, मैं उनकी थोड़ी सी सेवा करूँगी। तो यही कहते हैं और ये कवयित्री यही बताने की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी कामगार को, किसी भी व्यक्ति को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कोई उसके इंतज़ार में ज़रूर है, जो ये चाहता है कि हाँ सूरज ढल गया है, तुमने दिन भर काफ़ी काम किया है, तो अब घर वापस आ जाओ और हम तुम्हारे इंतज़ार में हैं। आगे कवयित्री कहती हैं कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो इन 4 लाइनों में कवयित्री ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों के घर में प्यार, प्रेम, सद्भाव बिल्कुल भी खत्म हो गया है, लोग बिल्कुल एकाकी रहने लगे हैं, या हमारे समाज में संयुक्त परिवार को अब अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, लेकिन या उसकी अवधारणा का प्रैक्टिकल महत्व नहीं है। वो कहती हैं कि नहीं, अभी भी घरों में प्रेम है, विश्वास है, और अभी भी आजकल के समय में बहुत सारे परिवार में घर में जो बूढ़ी दादी होती हैं, नानी होती हैं, वो इंतज़ार करती हैं कि उनके घर में घर के छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो उनके पोते हैं, नाती हैं, वो उनकी गोद में आएंगे, बैठेंगे, दादी के साथ, नानी के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, और दादी नानी प्यार से उनके सिर पर हाथ फेर करके उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाएंगे। या कवयित्री ये भी कहने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी कहानियाँ खत्म हो गई, या ज़माने में ऐसी दादी या नानियाँ नहीं बची हैं जो अपने छोटे छोटे नाती पोतों को प्यार से सहला करके कहानियाँ सुनाने में, उन्हें प्यार करने में, दुलारने में विश्वास नहीं रखती हैं। आगे कवयित्री कहती हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो अब आखिर में कवयित्री एक और संकेत चिन्ह इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ है कि धरती पर कहीं भी कुछ इस तरह का बचा नहीं है या इस तरह का खतरा है, तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई बात नहीं। अंतरिक्ष में किसी और ग्रह से, किसी और सौर मंडल से, किसी और गैलेक्सी से, वहाँ से कोई यान, कोई रॉकेट या कोई उड़न तस्तरी आ सकती है, जिसमें ये संदेश हो कि हाँ वहाँ भी लोग हैं, और अगर हमारी धरती पर कोई बड़ा खतरा पैदा होता है, कोई दिक्कत की बात आती है, कोई इस तरह का महासंकट आता है, तो वो उड़न तस्तरी, वो रॉकेट, वो अंतरिक्ष यान यहाँ से बचे हुए लोगों को यहाँ से
वहाँ शिफ्ट कर देगा। ऐसी भी संभावना कवयित्री ने जताने की कोशिश की है। तो कवयित्री इसमें बार बार यही कहना चाहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक अल्टीमेट सिचुएशन है कि हम इस कठिनाई से, हम इस मुश्किल से पार नहीं हो सकते। वो कहती हैं कि नहीं, अगर जब तक लोगों के मन में हिम्मत है, जब तक लोगों के मन में हिम्मत है, उनके अंदर में जीने की प्रेरणा है, संघर्ष करने की प्रेरणा है, जिंदा रहने की प्रेरणा है, तब तक के लिए यह समय कठिन समय नहीं है। कठिन समय तब होगा जब मानवता अपना हिम्मत हार बैठेगी, मानवता अपनी उम्मीद खो बैठेगी, उनके अंदर में आशा की जगह निराशा घर कर जाएगी। तो इस तरीके से ये कविता खत्म होती है और हम लोगों ने ये देखा कि इसमें कवयित्री ने शुरू किया है एक चिड़िया के संकेत को लेकर के। तो इसमें उन्होंने चिड़िया को इस्तेमाल किया है, रेलगाड़ी के बारे में बात की हैं, वो सूरज डूबने का वक्त हो गया ये भी कहती हैं, नाना नानी दादा दादी के बारे में भी उन्होंने बातें की हैं, और आखिर में एक चीज़ उन्होंने संकेत के तौर पर ये इस्तेमाल किया है कि अगर इस धरती पर लोग नहीं बचे हैं एक दूसरे को हिम्मत दिलाने के लिए, उम्मीद बढ़ाने के लिए, मदद करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अंतरिक्ष से दूर कहीं और से कोई गाड़ी आएगी, कोई रॉकेट आएगा, कोई स्पेसक्राफ्ट आएगा, और जिससे एक अच्छी सी खबर आएगी कि वहाँ पर भी हमारे अपने लोग हैं, वहाँ भी मानव हैं, वहाँ भी जीवन है, और वो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि हाँ, इस धरती पर जो लोग बचे हैं उनकी खैर खबर करने वाला और भी है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि कवयित्री ने बार बार इसी बात पर जोर दिया है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, और उन्होंने मनुष्य के अंदर में, मानवता के अंदर में ये भावना जगाने की कोशिश की है कि अगर इफ़ यू हैव द विल पावर, अगर आपके पास में इच्छा शक्ति है, अगर आप संघर्ष कर सकते हो, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी पार पा सकते हैं, दुनिया से की बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी लड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, और हमेशा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, कोई ना कोई हल ज़रूर होता है समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो अब इस कविता में आखिर में जो कुछ प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे ये है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कि कवयित्री ने चिड़िया के संकेत को इस्तेमाल किया है, उसके अलावा वो कहती हैं कि हाँ, फिर से एक और रेलगाड़ी भी आएगी स्टेशन पर जो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी। वो ये भी कहती हैं कि ऐसे भी हैं लोग दुनिया में कि अभी भी कोई ना कोई अपने घर पर सूरज डूबने के बाद शाम में आपका इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने एक और भी तर्क दिया है कि हाँ ठीक है, लोगों में ये बात अब नहीं रह रही है, लोगों के एकाकी परिवार ज़्यादा हो रहे हैं, फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं कुछ परिवारों में बूढ़ी दादी नानियाँ होती हैं जो बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहती हैं। और फिर उन्होंने आखिर में एक संकेत इस्तेमाल किया है जिसमें वो कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से भी लोग आ सकते हैं आपकी मदद करने के लिए। तो आगे चल कर के मैं इस कविता का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप ज़रा इंतज़ार करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और आप CBSE के और भी बच्चों में जो क्लास 8th 9th 10th को बिलोंग करते हों उनके साथ में भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक एक करके मैं हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी बड़े ही यूज़फुल चैप्टर्स डिस्कस करूंगा, और लाइन बाय लाइन फुल चैप्टर डिस्कशन के वीडियो मैं डालूंगा, और साथ साथ में मैं हर चैप्टर के लिए एक फॉलो अप लेक्चर सेशन भी डालूंगा जिसमें मैं उस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, नोट्स बनाने की बात हो सकती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा ताकि आप उससे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में आपके अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।